राधिका बार बार मारी जा रही है, कभी पिता के द्वारा, कभी पति के हाथों, कभी पुत्र के द्वारा, कभी समाज, कभी सिस्टम, कभी नफरती ट्रोल आर्मी और कभी टीआरपी के भूखे गोदी मीडिया के द्वारा। बार बार मारी जा रही है राधिका, बार बार मारी जा रही हैं राधिकाएं। इसी तरह मारी गई हरियाणा की होनहार टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। क्यों मारी गई राधिका, लेकिन असल कारण जानने की किसको चिंता है? सबको चाहिए एक सनसनी, एक चटपटी मसालेदार कहानी जिसमें लव ट्रायंगल हो या लव जिहाद हो या फिर सेक्स हो, धोखा हो, बदला हो। जैसे राजा हत्याकांड, जिसमें सोनम की बेवफाई सिद्ध कर दी गई बिना मुकदमा, बिना सुनवाई के। जैसे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में रिया चक्रवर्ती को अपराधी ठहरा दिया गया। उसी तरह राधिका, लेकिन राधिका तो खुद विक्टिम है, उसकी हत्या हुई है, लेकिन यहाँ भी राधिका को अपराधी ठहराने की कोशिश की जा रही है। यही है पुरुषवाद, यही है पितृसत्ता, यही है सांप्रदायिक राजनीति। राधिका यादव की हत्या हुई, उसके पिता ने हत्या करना कबूल किया। पहला कारण यही निकलकर सामने आया कि राधिका ने अपनी आज़ादी की कीमत चुकाई। पिता का असली झगड़ा था राधिका की आर्थिक और सोशल आज़ादी को लेकर। लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी जा रही हैं कि आपको मकतूल ही कातिल लगे, राधिका ही दोषी लगे और उसका हत्यारा पिता मासूम, समाज और नैतिकता का रखवाला, ठेकेदार, धर्म का रक्षक। घटना हरियाणा के गुरुग्राम यानी गुड़गांव के सुशांत लोक की है। 10 जुलाई की सुबह राज्य स्तर की 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी और कोच राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिता ने गुनाह कबूल किया और पूरा मामला देश भर में चर्चा की वजह बन गया। राधिका को 3 से 4 गोलियां मारी गईं। गोलियां पीठ और सीने में लगीं, जिससे उसकी मौत हो गई। पिता दीपक यादव को घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ही भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस को सूचना दी। दीपक ने इसे अपने हाथों कन्यावध कहा। 11 जुलाई को एक दिन की पुलिस रिमांड के बाद पिता दीपक को 12 जुलाई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है, लेकिन मीडिया ने अपना ट्रायल शुरू कर दिया है। और सोशल मीडिया, वाह क्या कहने। इस घटना ने परिवार में महिलाओं की स्वतंत्रता, सामाजिक तानों, मानसिक दबाव और लैंगिक असमानता के कई सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उन पर विमर्श नहीं हो रहा। और आपके सामने क्या कहानियां परोसी जा रही हैं। इंस्टाग्राम रील्स के क्रेज पर पिता ने राधिका की हत्या की। क्या लोगों की कमेंट ने राधिका को इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने पर किया मजबूर। पिता के मन में कैसे भरा जहर, मोबाइल से खुलेगा राज। राधिका ने अपनी टेनिस अकादमी खोली थी। पिता पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों से परेशान था। वह बेटी की कमाई खा रहा था। पुलिस जांच में पाया गया है कि राधिका ने अपनी कोई स्थायी अकादमी नहीं खोली थी, बल्कि विभिन्न कोर्स बुक करके वो प्रशिक्षण देती थी, ट्रेनिंग देती थी। सोशल मीडिया पर कुछ हिंदुत्ववादी, राइट विंग प्लेटफॉर्म और यूजर्स ने इस केस को लव जिहाद और धार्मिक एंगल से जोड़कर फैलाने की कोशिश की। सिंगर इनामुल हक के साथ उनके एक पुराने म्यूजिक वीडियो को लेकर कुछ यूजर्स और कुछ पेज ने आरोप लगाया कि राधिका का मुस्लिम युवक से रिश्ता था। जबकि म्यूजिक वीडियो में दिखाई देने वाले इनामुल हक ने मीडिया से कहा, कई बार कहा कि उनका रिश्ता राधिका के साथ पेशेवर था और यह लव जिहाद हिंदू मुस्लिम की कहानी नहीं है। वैसे हमारा मानना है कि अगर रिश्ता हो भी तो क्या हत्या को जायज़ ठहराया जा सकता है। लेकिन कुछ हिंदुत्ववादी पेजों ने इसे ऑनर किलिंग, जो हॉरर किलिंग है, और सोशल मीडिया से परिवार की इज्जत का नुकसान से जोड़कर पेश किया। जबकि राधिका की करीबी दोस्त हिमांशिका राजपूत ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो में पूरा खुलासा किया। बताया कि राधिका का जीवन बहुत ही सीमित और निगरानी में था। वो घुटन महसूस करती थी और वह किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी। पुलिस और परिवार की जांच में भी कोई लव जिहाद या इंटर रिलीजन लिंक नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार ये हत्या भावावेश में नहीं की गई थी, बल्कि पूरी योजना बनाकर की गई थी। कहा जा रहा है कि करीब 3 दिन पहले इस हत्या की योजना बनाई गई।
लेकिन इस तरह के गंभीर अपराधों को धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव का मुद्दा बनाकर राजनीतिक या सामाजिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह माहौल जनता में घृणा, डर, अविश्वास बढ़ाने का काम करता है। हरियाणा के पूर्व सीएम और इस समय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर क्या कहते हैं वो भी सुनिए। वो कहते हैं कि फिलहाल ये घरेलू मामला है, जांच पूरी हो उस समय तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने साथ में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कल्चर का नतीजा है और इसे समझना चाहिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और पहलवान गीता बबीता के पिता और अब बीजेपी से जुड़े महावीर सिंह फोगाट क्या कहते हैं उनको भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि पिता को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अच्छी बात कही। भले ही बच्ची की कोई गलती हो, अब बच्ची ने कोई गलती की हो ये कहना अपने आप में ही, इन सब बयानों का, खट्टर साहब के इन बयानों का आप बखूबी अर्थ समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। महिलाओं के मामले में हरियाणा के भीतर बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हरियाणा की महिलाएं जहां बेहद सशक्त हैं और घर, बाहर, खेत सब संभालती हैं, उसी हरियाणा में महिलाओं के प्रति भेदभाव और भ्रूण हत्या आम है। हरियाणा का वर्तमान लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशो चिंताजनक स्थिति में है। 2024 के कुछ आंकड़े हैं जिसके अनुसार हरियाणा में हर 1000 नए जन्मों में सिर्फ 910 लड़कियां हुई, जो पिछले 8 वर्षों में सबसे कम हैं। जो 2011 की जनगणना से हमारे पास अंतिम एक आधिकारिक आंकड़ा है, उसके अनुसार हरियाणा में 1000 लड़कों पर कुल 879 लड़कियों का अनुपात था, 879। यह वही हरियाणा है जहां मोदी जी ने 2022 में पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और उसका क्या असर हुआ आप देख रहे हैं। यह वही हरियाणा है जहां की लड़कियां और महिलाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई क्षेत्रों, खास तौर पर खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और देश दुनिया में नाम रोशन किया है। वो पहलवान साक्षी मलिक हों, विनेश फोगाट हों, गीता बबीता हों या कबड्डी में पूजा नरवाल हों, ये सब मेडल लेकर आई हैं। हरियाणा की बेटियां संघर्ष और उपलब्धियों की मिसाल हैं। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि देश में जब भी कोई महिला अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाती है या आज़ादी से जीना चाहती है या जब खुद महिला हिंसा का शिकार होती है तो अक्सर मीडिया और समाज में उसकी बहस एक अलग दिशा में चली जाती है। महिला के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं और उसे ही खलनायिका बनाने की कोशिश होती है। आप देख लीजिए, कुश्ती महासंघ के जो पूर्व सर्वे सर्वा थे बृजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के पूर्व सांसद, उनके मामले में भी यही हुआ था। उनके खिलाफ संघर्ष करने वाली महिला पहलवानों को ही कटघरे में खड़ा किया गया और आज तक ये सिलसिला जारी है। राधिका के मामले में जो घटनाक्रम और सामाजिक प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, यह भी वही पुरुषवादी और ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक सोच का नतीजा है जो पीड़िता को अपराधी बनाकर अपराधी को बचाती है। फैक्ट चेक करने वाली ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक प्रतीक सिन्हा अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सटीक लिखते हैं, सही लिखते हैं। वे कहते हैं कि यह सब भारतीय समाज में बीजेपी आरएसएस द्वारा फैलाए गए जहर का उदाहरण है जो इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है। यह सब सड़ांध अब खुलकर हमारे सामने आने लगी है। यह संकेत दिया जा रहा है कि लड़की मुस्लिम युवक के साथ रिश्ते में थी, इसलिए उसकी हत्या न्यायोचित थी और ऐसे पिता और चाहिए जो अपनी बेटियों को इस अपराध के लिए मार डालें। यह उग्र और विकृत मानसिकता उस इस्लाम विरोधी जहर का परिणाम है जिसे बीजेपी और आरएसएस ने दशकों से समाज में घोला है और 2014 के बाद से इसे और भी जहरीला बना दिया गया है। हमारा सामूहिक गुस्सा इतना आसानी से झूठ और साजिशों के हवाले कर दिया जाता है, यह भी बीजेपी की देन है जिसमें मुख्यधारा के मीडिया ने भी भरपूर सहयोग दिया है। धर्म और इज्जत के नाम पर हिंसा का महिमा मंडन अब गुमनाम और बेनाम अकाउंट्स तक सीमित नहीं रहा, अब इसे खुलेआम दोहराया और फैलाया जाता है। उन लोगों द्वारा जो नफरत और उत्तेजना से अपना सामाजिक और राजनीतिक लाभ निकालते हैं। राजनीतिक नेताओं की चुप्पी और कई बार उनकी सीधी शह ऐसा माहौल बनाती है जहां सबसे जघन्य अपराधों को भी जायज़ ठहराया जाता है। यही हो रहा है, यही आपने कठवा में देखा था। इन सब बातों और सवालों पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि राधिका यादव की हत्या सिर्फ एक लड़की की हत्या नहीं है। ये एक ज़िंदगी का अंत होना नहीं है, बल्कि हमारे पूरे समाज और पूरी व्यवस्था की विफलता की कहानी है। तो सोचेंगे ज़रूर और कमेंट करके हमें बताइएगा इस बारे में। शुक्रिया।